हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। जो भी आप लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही है, 10 मिनट वाला टेस्ट सीरीज है, या जो 10:40 पे वीडियो अपलोड हो रहा है, उसका क्या असर हो रहा है आप लोगों पे, कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग चैनल को क्या कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें। ऐसे डेली वीडियो पाने के लिए टीजीटी में अगर मेरे साथ रह के तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दें। हम लोग उस दिन ये चीजें पढ़ रहे थे और बीच में ही वीडियो कट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने फिजियोलॉजी की एक वीडियो अपलोड कर दी थी, लेकिन मेरा काम ये है कि मैं वीडियो को कंटिन्यू कर दूं, ठीक है, कि बीच में चीजें कटी ना रह जाएं। एक यही वीडियो लास्ट होगा शायद। इस बुक के हिसाब से, जिस बुक से आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें से क्या है, शायद आप लोगों का होम मैनेजमेंट खत्म हो चुका है। ठीक है, यही वीडियो लास्ट होगा और इस हिसाब से इसमें एक्सटेंशन एजुकेशन था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, इस बुक के हिसाब से अब इन सब का मैं आप लोगों को इकट्ठा ला करके क्वेश्चन, पूरा घंटे 2 घंटे का जो भी मैराथन चलेगा, मैं इन दोनों सीरीज का आप लोग को सोच रही हूँ इसी छुट्टी भर में, जून भर में मैं आप लोग को क्या कर दूं, मैराथन टाइप में करा दूं। ठीक है, आप लोग को कैसा लगा ये चीजें बताएगा कि मैम हाँ मैराथन ले आओ। ठीक है, दोनों का मैं मिक्स मैराथन करा दूंगी। आप लोग फिलहाल आ जाओ अपने क्लास पे। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, फिर जी अभी मुझे ये नहीं मालूम है कि इसमें कहाँ तक चला था, लेकिन फिर भी मैं ये पेज पढ़ा देना चाहूंगी क्योंकि मुझे याद नहीं है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, फिजियोलॉजिकल थ्योरी। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नेत्र के प्रभाव से संबंधित है। इसमें 4 प्राथमिक रंग लाल, हरा, पीला, नीला है तथा सहायक रंग है नारंगी, पीला, हरा, नीला, हरा और बैंगनी। इनके पूरक रंग एक दूसरे के सामने दिखाई पड़ते हैं, यानी पूरक रंग कौन से होंगे, जो आमने सामने होंगे। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संवेगों के प्रभाव से संबंधित है। रंगों का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब लग रहा है कि ये चीजें हम लोग पढ़े थे, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें। यू ऐसा शब्द है जो रंगों के नाम को दर्शाता है। प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग लाल, पीला और नीला है। ग्रे एवं काला तटस्थ कलर होता है। लाल एवं हरा विपरीत कलर होता है। नीला और नीला हरा ठंडे रंग होते हैं। जब काला रंग किसी अन्य रंग में डाला जाए तो उसे छाया रंग कहते हैं, यानी शेड कलर कहते हैं। क्रोमा का आशय रंगों की चमक एवं धुंधलापन से होता है। इधर आप लोग ये देख लो, डायग्राम बना हुआ है। लाल का अपोजिट पीला होगा, बैंगनी का बैंगनी हरा होगा और नीला का हरा होगा। ठीक है, नारंगी का नीला हरा होगा। ठीक है, 2 प्राथमिक रंग मिलकर द्वितीयक रंग बनाते हैं। विभिन्न रंगों का भावनात्मक प्रभाव क्या क्या होगा। लाल कलर है तो उत्तेजना एवं चिड़चिड़ापन दिखेगा। हरा है तो आराम, ताजगी, विषाद एवं शांति, संतोष दिखता है। नारंगी उत्तेजना, पीला जिंदा दिली, मेल मिलाप, बैंगनी राजसी, निरुत्साह, हरा, पीला हरा प्रसन्नता, भूरा गर्मी दिखाएगा, काला दुख, शोक, अवसाद दिखाएगा, सफेद शांति, पवित्रता, शुद्धता और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। रंग मूल्य का आशय रंगों के गहरेपन या हल्केपन से एवं हल्केपन से है। समीपवर्ती रंग योजना, जिन्हें एनालॉगस कहते हैं। कलर स्कीम, इसे सादृश्य रंग योजना कहते हैं। समीपवर्ती, एनालॉगस और सादृश्य तीनों एक ही चीज होता है। इस रंग योजना में रंगों का चुनाव मुख्यतः 2 आधार पर किया जाता है। नंबर 1 क्या हो गया, रंग चक्र में किसी एक रंग को आधार चुना जाता है और फिर उसके आसपास के 2 रंग और चुने जाते हैं। कुल मिलाकर 3 रंग चुने जाते हैं। रंग संयोजन हेतु रंग चक्र के जो 3 रंग चुने जाते हैं, उनमें से एक प्राथमिक, एक द्वितीयक एवं एक दोनों के बीच का रंग यानी मध्यवर्ती कलर होता है। संयोजन से सज्जा में अनुरूपता के साथ ही विविधता, नवीनता एवं सुंदरता उत्पन्न हो जाती है। अब मुंसिल या मंसिल रंग प्रणाली हम लोग ये पढ़ चुके थे, जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं। रंगों का स्पष्टीकरण इस प्रणाली में उसके तीनों आयामों के आधार पर यानी डायमेंशन पर दिखाया गया है। नंबर 1 क्या है, वर्ग यानी ह्यू है, वर्ड होगा यहाँ, वर्ड यानी ह्यू है। नंबर 2 मूल्य यानी वैल्यू है। नंबर 3 तीव्रता यानी इंटेंसिटी है। इन तीनों आयामों को हम रंगों के गुण के नाम से भी जानते हैं तथा इन्हें विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। मुंसिल के 5 रंग प्रमुख इस प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, बैंगनी है। इनके सम्मिश्रण से ही द्वितीयक रंग बनते हैं। इस तरीके का देख लो, सेकेंडरी कलर कैसे बनाया गया, ये डायग्राम आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो।
नोट क्या है, लाल से लेकर पीला तक लगभग 40 रंग होते हैं जो विभिन्न टिंट और शेड के होते हैं। टिंट और शेड क्या है यहाँ दिया हुआ है, मैं क्या बताऊं। इस प्रकार संपूर्ण रंग चक्र में 200 रंग होते हैं। टिंट क्या है, सफेद, इसमें सफेद रंग मिलाने से रंग अपने रंग से हल्का होता जाता है। अगर कोई भी कलर है उसमें व्हाइट कलर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, जितना जो कलर हल्का हो जाएगा उसे टिंट कहेंगे। शेड क्या है, कोई लाइट कलर ले लो, उसमें ब्लैक कलर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तो जो डार्क कलर बनता जाएगा वो क्या होगा, शेड होगा यानी छाया होगा। अब हम लोग प्रांग रंग योजना देखेंगे। प्रांग नामक वैज्ञानिक ने एक रंग योजना का प्रतिपादन किया। इसे प्रांग रंग योजना के नाम से जाना जाता है। प्रांग रंग योजना की विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रांग रंगों की प्रमुख विशेषताएं, 3 विशेषताएं हैं। कौन कौन सी, जिन्हें रंगों की बीमा कहते हैं। प्रांग की यह 3 रंग बीमाएं यानी क्या है, डायमेंशंस ऑफ कलर्स निम्न है। निम्न, अब यहां से हम लोग यहीं तक पढ़े थे, ठीक है, वो पेज तो ऐसे चलिए, ठीक है, खैर रिवाज के लिए बुरा नहीं है। यू क्या है, यह किसी रंग का नाम है। यू से तात्पर्य किसी रंग के नाम से, जैसे उदाहरण हो गया लाल, पीला, नीला, गुलाबी, जामुनी, क्या है, ह्यू है। रंग विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक रंग से दूसरे रंग के मिलने से एक नए रंग का निर्माण होता है। इस नए रंग का निर्माण होते ही उसका ह्यू बदल जाता है, ठीक है, यानी ह्यू मतलब उसका नाम बदल जाता है। जैसे क्या हो गया, हरा और पीला हम मिला दिए, लाल और पीला मिला दिए, नहीं यहाँ क्या दे रहे हैं, यहाँ एग्जाम्पल दिया होगा, पीले रंग में लाल रंग मिला दिए तो क्या हो गया, बैंगनी बन गया। तो ये बैंगनी जैसे बना क्या हो गया, न्यू ह्यू नेम हो गया, ठीक है। वैल्यू क्या, यही इसका ह्यू कहलाता है। वैल्यू क्या होगा यानी मूल्य क्या है, इसका तात्पर्य रंगों के गहरे एवं हल्केपन से होता है। मूल्य गहरेपन तथा हल्केपन की माप है। क्रोमा क्या है, क्रोमा से अभिप्राय रंग से चमक एवं मंदपन या धुंधलापन से है। प्रांग ने रंगों को मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से, प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर, द्वितीयक रंग यानी सेकेंडरी कलर, मध्यस्थ रंग या मध्यवर्ती रंग यानी इंटरमीडिएट कलर, तृतीय श्रेणी के रंग यानी टर्सियरी कलर, चतुर्थ श्रेणी के रंग यानी क्या है, क्वार्टरनी, नहीं इसको क्या पढ़ेंगे, क्वार्टरनरी कलर, क्या पढ़ेंगे, क्वार्टरनरी कलर। प्राथमिक कलर क्या है, रंग के अनुसार लाल, पीला, नीला 3 प्राथमिक रंग होते हैं। ऊपर लाल होगा, इधर नीला होगा, इधर पीला होगा, ठीक है। इन्हीं 3 रंगों के सम्मिश्रण से विभिन्न प्रकार के रंग बनते हैं, परंतु ये तीनों रंग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी अन्य रंग से नहीं प्राप्त किया जाता। जिन्हें किसी अन्य रंग से प्राप्त नहीं किया जाता वो क्या है, प्राथमिक कलर है। द्वितीय कलर कौन है, द्वितीय कलर से एक क्वेश्चन आया था 2021 में टीजीटी में, आप लोग पेपर जाकर के उठा करके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे भी 2021 का पेपर सॉल्व कराया गया, अगर देखना हो तो देख सकते हैं। प्राथमिक कलर क्या है, जब प्राथमिक रंगों को, द्वितीय कलर क्या है, जब दो प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तब इसे द्वितीयक या द्विगुण रंग कहते हैं। जैसे रेड प्लस येलो इक्वल टू ऑरेंज, नीला प्लस पीला बराबर हरा, नीला प्लस लाल बराबर बैंगनी, ठीक है। इधर देख लो आप लोग, उस दिन इतने अच्छे से बताया गया था कि जो उल्टा ट्रायंगल होगा उस पे क्या होगा, और जो सीधा ट्रायंगल होगा उस पे क्या होगा। तो आप कहोगे मैम ये तो अब हमें लर्न हो गया है, जो सीधा ट्रायंगल होगा ये प्राथमिक कलर दर्शाता है, और जो उल्टा ट्रायंगल होगा ये द्वितीय यानी सेकेंडरी कलर है। मैम आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लीजिए, लाल हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, ये प्राथमिक पे दर्शाया गया है, ठीक है। और जो सेकेंडरी कलर हो गया, बैंगनी हो गया, नारंगी हो गया, हरा हो गया, ये क्या है, उल्टे ट्रायंगल पे दिखाया गया, ठीक है। आप लोगों को लर्न है, अच्छी बात है। नारंगी, हरा तथा बैंगनी द्वितीय कलर होते हैं। कौन कौन से, नारंगी, हरा तथा बैंगनी क्या है, द्वितीय यानी सेकेंडरी कलर होते हैं। मध्यवर्ती रंग अब कौन से होंगे, एक प्राथमिक कलर एवं उसके निकट वाला द्वितीय रंग से समान मात्रा में मिलाने से एक नए रंग का निर्माण होता है, जिसे मध्यवर्ती या मध्यस्थ रंग कहते हैं। इन्हें मध्यम ह्यू भी कहा जाता है। यह नया रंग दोनों रंगों से काफी मिलता जुलता है, बीच का रंग लगता है, ठीक है। मध्यवर्ती या मध्यवर्ती रंग 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार हैं,
लाल प्लस नारंगी बराबर लाल नारंगी, नारंगी प्लस पीला बराबर नारंगी पीला, पीला प्लस हरा बराबर पीला हरा, हरा प्लस नीला बराबर हरा नीला। नीला बैंगनी, नीला प्लस बैंगनी बराबर नीला बैंगनी, बैंगनी प्लस लाल बराबर बैंगनी लाल। इस प्रकार 3 प्राथमिक, 3 द्वितीयक एवं 6 मध्यवर्ती रंग मिलकर प्रांग रंग चार्ट के 12 मुख्य रंग बनाते हैं। अगर पूछ दे प्रांग रंग चार्ट में कौन कौन से कितने कलर होंगे, तो 3 प्राथमिक होते हैं, 3 द्वितीयक होते हैं और 6 मध्यवर्ती रंग मिलाकर के 12 कलर के प्रमुख चार्ट बनाते हैं। किसके? प्रांग कलर चार्ट को। तृतीयक रंग के श्रेणी के रंग जब द्वितीयक रंगों को समान मात्रा में मिलाया जाता है तब तृतीय श्रेणी के रंग बनते हैं। ये रंग तटस्थ एवं उदास होते हैं। हरा प्लस बैंगनी बराबर तृतीयक श्रेणी का नीला रंग। यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट दे दिया लेकिन कलर लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग उससे देखिएगा। यह नीला एवं स्लेटी कलर का है। इधर आप लोग देख लो कैसे बना हुआ है। ये क्या है? मैजेंटा कलर। पहले तो ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है। आप कहोगे मैम ये तीनों क्या है, तो आप कहोगे मैम ये प्राइमरी कलर है। ठीक है, क्या है मैम? ये प्राइमरी कलर है, यानी ये ट्राइंगल क्या हो गया? सीधा हो गया। ठीक, आप पहचान लिए मैम ये ट्राइंगल जो उल्टा है ये कौन सा कलर हो गया? ये सेकेंडरी कलर हो गया। मैजेंटा यानी बैंगनी, येलो यानी पीला और ग्रीन यानी हरा। ठीक है, तो आप कहोगे मैम ये क्या, सॉरी ग्रीन नहीं, ये क्या है? ये कौन सा कलर है जी? हिंदी में क्या दिया था यहाँ पे? यहाँ पे हिंदी वाला कलर क्या दिया था उसमें? हरा है, हरा ही तो है ना, येलो हरा। इनके हिसाब से यहाँ बदला हुआ है क्या? चलिए ठीक है, तो इस तरीके से क्या है ये डायग्राम है, आप लोग देख लीजिएगा। हरा प्लस नारंगी तृतीय श्रेणी का पीला रंग। यह रंग धुआं के समान पीला दिखता है। नारंगी और बैंगनी कलर तृतीय श्रेणी का रंग लाल रंग एवं ईंट जैसा लाल दिखता है। चतुर्थ श्रेणी का रंग क्या होगा? तृतीय श्रेणी के रंगों के समान मात्रा में जो रंग बनता है उसे चतुर्थ श्रेणी का वर्ण कहते हैं, यानी कलर कहते हैं। यह रंग तृतीय श्रेणी रंग की अपेक्षा बहुत ही उदास, तटस्थ व अस्पष्ट होते हैं। तृतीय श्रेणी का लाल रंग प्लस तृतीय श्रेणी का पीला चतुर्थ श्रेणी का नारंगी कलर बन जाएगा। तृतीय श्रेणी का पीला रंग तृतीय श्रेणी का नीला रंग बराबर चतुर्थ श्रेणी का हरा रंग बन जाएगा। तृतीय श्रेणी का नीला रंग प्लस तृतीय श्रेणी का लाल रंग बराबर चतुर्थ श्रेणी का बैंगनी कलर बन जाएगा। मूल्य देख लो क्या होता है। मूल्य का अर्थ है रंग के गहरेपन या हल्केपन से होता है। कोई भी रंग में सफेद या काले रंग की मात्रा भिन्न भिन्न मात्रा में मिलाने से रंग के भिन्न भिन्न मूल्य प्राप्त होते हैं। सबसे अधिक मूल्य काले रंग का होता है, सबसे कम मूल्य सफेद रंग का होता है। सफेद रंग से हल्का कोई रंग नहीं होता, काले रंग से ज्यादा गाढ़ा कोई दूसरा रंग नहीं होता। टिंट रंगों का वह मूल्य जो सफेद रंग के मिलाने से अपने वास्तविक रंग से हल्का हो जाता उसे टिंट कहते हैं। शेड क्या है? रंगों का वह मूल्य जो काला रंग को मिलाने से अपने वास्तविक रंग से गहरा होता जाए उसे शेड कहते हैं। अगर आप कलर पढ़ रहे हो, प्रांग का कलर व्हील ना पढ़ो, मुंसल का चार्ट ना पढ़ो, टिंट और शेड और क्रोमा ना जानो, ह्यू ना जानो, तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाए हो। ठीक है, आप कलर वाले चैप्टर को कुछ जान ही नहीं पाए हैं। ठीक है, तो ये मुख्य होता है। क्रोमा या तीव्रता क्या है? तो ऐसे भी प्रश्न बन जाता है कि क्रोमा क्या है, ऑप्शन 4 दे देगा, उसमें से आपको सही करना रहता है। तो इन सब का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि टिंट क्या है, शेड क्या है। ठीक है, क्रोमा से तात्पर्य रंगों की चमक या धुंधलापन से होता है। रंगों की चमक एवं धुंधलेपन का आभास इसी से होती है। तीव्र रंग की वस्तुएं आकर्षक, प्रभावशाली, रुचिकर एवं मनोहारी लगती हैं। एक सेकंड का आप लोग टाइम दीजिए, हम नेक्स्ट पेज पे चलें। इधर आ जाओ आप लोग। क्या दिया है? व्यक्ति के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करती है कौन? कलर। कम तीव्र रंग की वस्तुएं शांत, शालीन एवं सोबर यानी अच्छी वाली सोबर, ठीक है, अच्छी लगती है। ये अति सूक्ष्म होते हैं। प्रांग की रंगों की तीव्रता के अध्ययन से निम्न जानकारी मिलती है। ठीक है, ठंडे एवं गर्म क्या है? पहले इधर आप लोग को ये पढ़ा दें, फिर आप लोग को कुछ दिखा दें। पहले ये पेज खत्म कर लें, रंग योजना, फिर आप लोग को क्या दिखा देंगे? कलर व्हील दिखा देंगे। गर्म तथा ठंडे रंग क्या होते हैं? गर्म रंग
प्रांग के अनुसार लाल एवं नारंगी रंग सबसे अधिक गर्म एवं प्रमुख रंग होते हैं। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट दिया हुआ, आप लोग इसको बहुत अच्छे से सुनते रहिएगा। आप लोग को आंसर नहीं देना है, प्रीमियर चल रहा है, आप लोग शांति से सुनते रहो ब्लूटूथ लगा करके। गर्म वाली वस्तुएं आकार में बड़ी एवं पास आती दिखाई देती हैं। गर्म रंग प्रसन्नता, खुशी एवं प्रेरणा के द्योतक होते हैं। ठंडे कलर क्या है? नीला तथा बैंगनी सबसे ठंडा एवं उप प्रमुख कलर होता है। ठंडे रंग गर्म रंग के विरोधी होते हैं। ठीक चल रहा है, विरोधी होते हैं। शीतल रंग शांति, संतोष, विश्राम, आराम, ठंडक एवं शीतलता के सूचक होते हैं। ठंडा रंग दबा हुआ या अंतर्मुखी होता है। ठीक है, अब रंग योजना क्या है? रंग योजना मुख्यतः दो प्रकार की होती है। अनुरूप रंग योजना, जिन्हें सिमिलर कलर स्कीम कहेंगे। सिमिलर मतलब एक समान, अनुरूप। ठीक है, विपरीत रंग योजना यानी कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम यानी अपोजिट। अनुरूप रंग योजना किसे कहते हैं, क्या है? इसे मिलती जुलती रंग योजना भी कहा जाता है। इसमें उन रंगों का प्रयोग किया जाता है जो समरूप यानी सिमिलर होते हैं। अनुरूप में रंग योजनाएं दो प्रकार की होती हैं। रंगों का हल्कापन व गहरापन वैल्यू कहलाता है। काला रंग दुख का प्रतीक होता है। समीपवर्ती रंग योजना एक रंगीय योजनाएं हैं। जब दो या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाएं, तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक क्या हो जाता है? गहरा हो जाता है। एक रंगी योजना क्या है? मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम। इसे सॉफ्ट टोन, वन ह्यू या वन मोड हार्मनी कहते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, कहीं भी कहा जाता है। इस प्रकार की रंग योजना में केवल एक ही रंग की विभिन्न टिंट या शेड या क्रोमा का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक ही रंग में सफेद व काला रंग मिलाकर मिलते जुलते रंग बनाए जाते हैं। जैसे नेवी ब्लू हो गया, फिर उसको लाइट कर दी ब्लू हो गया, फिर और लाइट कर दी क्या हो गया? स्काई ब्लू हो गया। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। समीपवर्ती रंग योजना एनालॉगस कलर स्कीम, इसे सादृश्य रंग योजना भी कहते हैं। इस रंग योजना में रंगों का चुनाव मुख्यतः दो आधार पर किया जाता है। नंबर 1 आधार क्या है? रंग चक्र में किसी एक रंग को आधार चुना जाता है, फिर उसके आसपास के दो रंग और चुने जाते हैं। कुल मिलाकर 3 रंग चुने जाते हैं, परंतु यह रंग संयोजन बहुत हद तक एक रंग योजना की तरह होता है, क्योंकि आसपास के रंग एक ही परिवार के होते हैं। उदाहरण के लिए हरा हो गया, फिर नीला हरा हो गया, फिर क्या हो गया? पीला हरा हो गया। ठीक है, आप लोग इधर आ जाओ। यदि लाल रंग को आधार मानते हैं, तो उसके आसपास के अन्य दो रंग लाल नारंगी तथा लाल बैंगनी हो जाते हैं। इस तरीके से ग्रीन येलो है, फिर ग्रीन हो जाएगा और फिर येलो हो जाएगा। ठीक है, मैंने एरो गलत लगाया, मत सोचिएगा मैम को दिख तो नहीं रहा। लाल को इधर हरा पड़ रही, हरे को लाल, सतने बड़ा अन्यथा हो गया था नहीं। ठीक है, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो ना आप लोग भी, तो कुछ चाहिए हंसने के लिए। अब हम लोग लाइव तो हम लोग एक दूसरे को देखते तो है नहीं ना, आप मुझे देखते हो ना हम देखते हैं कि आपको देखकर हंसते हैं हम, तो आप हंस लोगे। ठीक है, ऐसे तो लोग जो डिजिटल ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं इत्यादि चीजें, जो भी व्हाइट बोर्ड पे भी, तो टीचर कम से कम दिख रहा, बच्चे भले ही नहीं दिख रहा। आप लोग नहीं दिख रहे लेकिन टीचर दिख रहा है। लेकिन मेरे में ना टीचर दिख रहा है ना बच्चे दिख रहे। देखिए वो स्थिति कब आती है जब बच्चे तो नहीं लेकिन कम से कम टीचर तो दिखे। देखिए भगवान जाने कब वो स्थिति आती है। रंग संयोजन हेतु रंग चक्र के जो 3 रंग चुने होते हैं, उनमें से एक प्राथमिक, एक द्वितीयक एवं एक इन दोनों के बीच का रंग या मध्यवर्ती रंग होता है। मध्यवर्ती कलर किसे कहते हैं? इस प्रकार के रंग संयोजन से सज्जा में अनुरूपता के साथ ही विविधता तथा नवीनता उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए लाल, फिर नारंगी, फिर लाल नारंगी, यानी सब क्या है? कलर वही रहेगा, हल्का हल्का कर दिया जाएगा। यहाँ देख लो क्या है, एक रंगीय योजना तथा समीपवर्ती रंगीय योजना दोनों के प्रयोग किए जाने वाले रंग चक्र पर आस पास रहते हैं
अतः इन्हें संबद्ध रंग योजनाएं भी कहते हैं। ठीक है। विपरीत रंग योजना क्या है? कंट्रास्ट कलर स्कीम। इसे असंबद्ध या प्रतिकूल रंग योजना भी कहते हैं, क्योंकि रंग संयोजन में प्रयोग किए जाने वाले रंग रंग चक्र के विपरीत स्थितियों में अवस्थित रहते हैं। अर्थात जब रंग चक्र में एक दूसरे के ठीक सामने के रंग का बराबर मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तब उसे विपरीत रंग योजना कहते हैं। विपरीत रंग योजनाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पूरक रंग योजना यानी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, दोहरे पूरक रंग योजना, डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, खंडित पूरक रंग योजना, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, त्रिकोणीय रंग योजना क्या है? ट्रायड कलर स्कीम। पूरक रंग योजना, मेरा मुंह पका हुआ है, बहुत तेजी से मैं जब बोल रही हूँ ना जैसे लग रहा है जबान उसी में घूम जा रही है। इस रंग योजना में केवल 2 ही रंगों का प्रयोग किया जाता है, जो वर्ण चक्र पर बिल्कुल ही एक दूसरे के विपरीत स्थिति में अवस्थित होते हैं। इनमें से एक रंग गर्म होता है तो एक रंग क्या होता है? ठंडा होता है। उदाहरण के लिए लाल हरा, लाल गर्म है, हरा ठंडा है। नीला ठंडा है, नारंगी गर्म है। बैंगनी ठंडा है, पीला गर्म है। इस तरीके से इसमें दिखाया गया है। येलो और पर्पल ये दोनों क्या हो गए? एक गर्म है, एक ठंडा है। RBY यानी रेड, ब्लू और येलो प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। वाह सज्जा में सबसे महत्वपूर्ण रंगों का प्रयोग होता है। नारंगी द्वितीयक रंग है। प्राथमिक रंग फूल तार से तैयार किए जाते हैं। नीला रंग साहस का प्रतीक होता है। रंगों का चमकदार या धुंधलापन क्रोमा अथवा घनत्व कहलाता है। क्या कहलाएगा? क्रोमा अथवा घनत्व कहलाएगा। आप लोग इधर आ जाओ, पहले कलर व्हील देख लो। ये सारे कलर व्हील है। कह रहा था ना कि जो अगल बगल होते क्या है? डार्क रेड है, फिर यहाँ क्या हो गया? थोड़ा सा लाइट ऑरेंज रेड हो गया, फिर यहाँ ऑरेंज हो गया, फिर यहाँ येलो ऑरेंज हो गया। इस तरीके यहाँ देख लो आप लोग, ब्लू है, फिर कौन सा कलर बना? ब्लू है, फिर यहाँ देखिए क्या हो गया? ब्लू पर्पल है, फिर यहाँ ब्लू हो गया, फिर इधर ब्लू ग्रीन हो गया, फिर इधर ग्रीन हो गया। इस तरीके से फिर यहाँ येलो ग्रीन हो गया। यही कह रहा था ना, ऐसे कलर। एक सेकेंड, नहीं तो घूम जाएगा। ठीक, हमें लगा और जुम होगा, लेकिन और जुम नहीं हो सकता था। ठीक, यहाँ आप लोग देख लो, रियल कलर व्हील है ये मुंसेल का कलर व्हील है। इसमें क्या क्या दिया गया, कैसे कैसे फिर इस कैसे सेड हुआ है, कैसे टिंट हुआ है, ये देख लो आप लोग। अब यहाँ ये कलर व्हील हो गया खत्म। यहाँ देख लो, वार्म एंड कूल, यानी कौन सा कलर गर्म कलर होता है, कौन सा ठंडा होता है। तो वार्म कलर है, यहाँ कूल कलर है। येलो हो गया, ये येलो ऑरेंज हो गया, ऑरेंज हो गया, फिर ऑरेंज रेड हो गया, रेड हो गया। ये सब कौन से कलर हैं? ये वार्म कलर हैं, यानी गर्म कलर हैं। और इधर के जो भी हो गया ये सब क्या है? कूल कलर है। ठीक है, यानी ठंडे कलर होते हैं। दोहरी पूरक रंग योजना। इस रंग योजना में रंग चक्र पर स्थित 2 रंगों के साथ एक प्रधान एक सहयोगी हो विपरीत यानी पूरक रंगों को सम्मिलित कर रंग योजना बनाई जाती है। उदाहरण के लिए लाल हो गया, लाल नारंगी हो गया, वो हरा एवं हरे नीले के साथ, नीला एवं नीला बैंगनी को नारंगी व नारंगी पीले के साथ, बैंगनी लाल बैंगनी व पीला व हरा पीला के साथ। इस बुक में ना क्या है, इसे कलरफुल देना चाहिए था, ये चीजें गड़बड़ किया। ऑरेंज या लिखा है तो ऑरेंज कलर भी करना चाहिए था। वो कलर दिखाए तो, लेकिन इसके साथ क्या है, जम नहीं रहा है। दिखाने तो हम दिखा दिए, लेकिन आप लोग उस चीज को रिलेट नहीं कर पा रहे हो कि यहाँ पे क्या चीजें होनी चाहिए। खंडित पूरक रंग योजना। खंडित पूरक रंग योजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे खंडित विपरीत रंग सामंजस्य पैदा होता है। खंडित पूरक रंग विधि से तैयार किया गया रंग संयोजन देखने में अपूर्व सुंदर, आकर्षण एवं सुहावना लगता है। खंडित पूरक रंग योजना में किसी एक रंग के साथ उसके ठीक विपरीत पड़ने वाले रंग को न लेकर उसके दोनों ओर के रंगों को ही लिया जाता है। अर्थात खंडित रंग योजना में एक मुख्य होता है तथा 2 मध्यवर्ती रंग होते हैं। पूरक रंग को छोड़ दिया जाता है। उदाहरण लाल बैंगनी नारंगी, उदाहरण क्या है, पीला और नारंगी। ये देख लो आप लोग कलर।
यानी एक को छोड़ दिया जाता, कहा ना बीच में छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ से देख लो इसको छोड़ दिया गया, इसको उठा लिया गया, इसको उठा लिया गया। एग्जाम्पल क्या है, लाल नीला हरा पीला हरा, फिर क्या है, पीला नारंगी लाल नारंगी लाल, पीला नीला बैंगनी लाल बैंगनी। ठीक है, अब क्या है, त्रिकोणीय रंग योजना। त्रिकोणीय रंग योजना में क्या होगा, इस रंग योजना में उन तीन रंगों को मिलाकर रंग संयोजन किया जाता है जो रंग चक्र में एक दूसरे के समान दूरी पर रहते हैं तथा त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यानी जो भी कलर ट्रायंगल बनाएंगे उन्हें उठा लिया जाएगा, ये क्या कहलाता है, त्रिकोणीय कलर योजना। देख लो यहाँ पे इसको क्या हो गया है, ये त्रिकोणीय कलर योजना है। हम देखते हैं कि रंग में उपरोक्त त्रिभुज में तीनों ही या तो प्राथमिक होते हैं या द्वितीयक होते हैं। इस तरीके का अगर होगा तो प्राथमिक तीनों होंगे, और अगर इस तरीके का होगा तो क्या होगा, द्वितीयक कलर तीनों होते हैं। ठीक है, यही बातें यहाँ पे कह रहा है। उदाहरण के लिए लाल नीला पीला तीनों ही प्राथमिक रंग होते हैं, बैंगनी नारंगी एवं हरा द्वितीयक रंग होते हैं। इस तरह से रंग संयोजन से सज्जा अत्यंत ही आकर्षण एवं मनोहारी दिखती है। चौरंगी रंग योजना क्या है, जिसे क्या कहेंगे, टर्टल कलर स्कीम। इसको क्या पढ़ेंगे, टर्टल ही पढ़ेंगे, कलर स्कीम नहीं, टर्टल तो नहीं पढ़ेंगे। इसमें सभी चार रंगों, आप लोग बताइएगा इसको क्या पढ़ेंगे, सभी चार रंगों का रंग चक्र के चारों ओर समान रूप से विपरीत किया जाता है। इधर आ जाओ आप लोग। हमारे सादृश्य अनुभव का महत्वपूर्ण पक्ष वर्णबोध होता है। वर्ण यानी कलर। रंगों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, प्राथमिक कलर, द्वितीयक कलर या गौण कलर, मध्यवर्ती, तृतीयक, चतुर्थक। ठीक है, 5 प्रकार के उसमें बांटा गया है। इस योजना में किसी एक समूह के किसी एक रंग को प्रमुख रंग मानकर विभिन्न रंग प्रकार की रंग योजना तैयार की जाती है। उदाहरण के लिए पीला नीला हरा, लाल नारंगी बैंगनी। गृह सज्जा में रंग चक्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, रंग संयोजन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक होते हैं। कौन कौन से, रंग की मात्रा कितनी लेनी है, प्रकाश कैसा रहेगा, कमरे का आकार एवं स्थिति कैसी, कमरा बड़ा है कमरा छोटा है, कमरा फ्रंट पे है कमरा कोने में है, व्यक्तिगत रुचि यानी किसी की कलर में रुचि कैसी है, किसे कौन सा कलर पसंद है, जलवायु एवं मौसम के अनुसार भी कलर देखा जाता है। सुसज्जा के उपलब्ध साधन, कमरे का उपयोग यानी किचन है कि बेडरूम है कि टॉयलेट है, फैशन शैली और चित्रवृत्ति यानी फोटोग्राफ वगैरह। अब पुष्प सज्जा व्यवस्था आ गया, फ्लावर डेकोरेशन अरेंजमेंट। पुष्प प्रेम सुख आनंद उत्साह एवं उल्लास का प्रतीक है। ये वातावरण को सजीव यानी जीवन के साथ स्वच्छ आकर्षण एवं सरस बनाते हैं। यह वातावरण में सुगंध फैलाता है। पुष्प से नैतिक क्रियाओं का विकास होता है। पुष्प सज्जा का महत्व क्या है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सौंदर्य की दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सजावट दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, संतुष्टि की दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टि से, सब क्या है, फूलों का बहुत ही महत्व होता है। लंबी पुष्प वाली सज्जा घर के कोने के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, पुष्प सज्जा के लिए पुष्पों को तोड़ते समय उनकी डंडी तिरछी काटनी चाहिए। यानी इस तरीके का अगर कोई फ्लावर आप लाए हो तो ऐसे काटनी चाहिए। ठीक है, ऐसे काटनी चाहिए, ऐसे तिरछी काटनी चाहिए। ठीक, तिरछे कटे फूल की टहनी को अच्छी तरह टिका सकते हैं। पुष्प सज्जा की शैलियां कौन कौन सी हैं, पुष्प सज्जा की प्रमुख शैलियां निम्न हैं। प्राथमिक अमेरिकन शैली यानी क्या है, अर्ली अमेरिकन स्टाइल। इस शैली में तांबे का फूलदान उपयोग में लाया जाता है। इसमें बड़े फूलों का प्रयोग किया जाता है। अमेरिकन फर्नीचर या देशी फर्नीचर के साथ इस प्रकार की शैली की व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। कोलोनियल या 18वीं शताब्दी की शैली, इसमें क्या है, इसमें पोर्सलेन या चांदी का पात्र उपयोग में लाया जाता है। इसमें वक्र रेखाओं की क्या है, डिजाइन होती है। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। इस शैली में गुलाब लिली के फूलों से सामूहिक पुष्प सज्जा की जाती है। फेडरल क्लासिक, इसमें हत्थे वाले या प्याले नुमा फूलदान का उपयोग किया जाता है। किस तरीके का फूलदान होगा, अगर ऐसे मान लीजिए ये फ्लावर पॉट हम बना रहे हैं तो इसमें क्या होता है, इस तरीके कैसे क्या होता है,
हत्था लगा होता है, ठीक है। इसमें औपचारिक व्यवस्था की जाती है। इसमें हल्के रंग के सुंदर नाजुक फूलों का उपयोग किया जाता है। इस शैली में गुलाब, डेल्फिनियम और सफेद स्टॉक के फूलों का उपयोग किया जाता है। जापानी शैली क्या है, जापानीज स्टाइल क्या है, इसमें सादे ऊंचे या नीचे पात्रों की एक सजावटी पात्रों को आधार का प्रयोग किया जाता है। पात्रों और आधार का प्रयोग किया जाता है। जापानी शैली में रेखीय व्यवस्था व असीमित संतुलन वाली व्यवस्था होती है, की जाती है। इसी में आप लोग जानते हो शिन्सो हाइकी होता है, ठीक है। क्या होता है, शिन्सो हाइकी होता है। जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी स्वर्ग का द्योतक है। ये क्या है, स्वर्ग को द्योतक है, जिसे क्या कहते हैं, शिन कहते हैं। क्या कहते हैं, शिन कहते हैं, वो कहते हैं। तथा उससे छोटी जो टहनी होगी क्या है, मनुष्य होता है, जिसे सो कहते हैं। मनुष्य का द्योतक होता है। और सबसे छोटी टहनी जो पृथ्वी होती है उसे हाइकी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, शिनसो हाइकी 3 होता है। तो आप लोगों को याद करने का मैट्रिक बताई थी कि शो ऑफ कौन करेगा, तो आप कहो कि मैम शो ऑफ तो मनुष्य करते हैं। भाई भगवान नहीं शो ऑफ करेंगे ना, हमारी धरती शो ऑफ करेगी। तो आप कहोगे मैम शो ऑफ तो मनुष्य करते हैं, तो शो किससे जुड़ जाएगा, मनुष्य से। अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा मैम बहुत अच्छा ट्रिक था, ठीक है। ना लगा हो तो भी बता देना कि मैम एकदम बकवास ट्रिक था। तो शो ऑफ कौन करेगा, देखिए हमें हर चीज नहीं याद करना होता है। 2 में से किसी एक को याद कर लिए, हमारा काम बन गया, ठीक है। तो हम जब 3 में से एक याद कर लिए और दूसरा क्या है, हमें अपने आप दोनों याद हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएगा, तो ठीक है। तो जो अच्छा और एक सुन लो, सबसे बड़ी टहनी क्या, स्वर्ग को जाएगी। तो जो सबसे अच्छी चीज क्या होती है, सबसे ऊपर कौन है, भगवान है, गॉड है ना। सबसे ऊपर कौन है, स्वर्ग में कौन बैठा है, गॉड बैठा है। हम मनुष्य नहीं बैठे हैं, हम मनुष्य तो शो ऑफ कर रहे हैं धरती पर। किस पर कर रहे हैं, धरती पर, पृथ्वी पर शो ऑफ कर रहे हैं। पृथ्वी क्या है, सबसे नीची है, सबसे छोटी टहनी होगी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, हम मनुष्य पृथ्वी पे, छोटी सी पृथ्वी पे बैठ करके क्या कर रहे हैं, वहां पे हाई हाई कर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, हाय हाय, देखो उसकी कितनी संपत्ति होगी, हाय हाय उसकी लड़की नौकरी पा गई, ठीक है। तो पृथ्वी पर बैठकर हम लोग क्या कर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं। अब मनुष्य है, शो ऑफ भी कर ले रहा है, जिसकी बहू नौकरी पा गई, जिसकी बेटी नौकरी पा गई, वो स्वाब भी कर ले रहा है, ठीक है। यहाँ घूम कर रहा है, आज इस मॉल में गए थे, आज लुल्लू मॉल गए थे, ठीक है। तो क्या हो गया, वो अपना स्वाब भी कर ले रहा है, कौन, मनुष्य। और मनुष्य जो नहीं कुछ कर पाए हैं वो पृथ्वी पर बैठ के क्या कर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, ठीक है। और जो सबसे ऊपर की ओर टहनी जा रही है वो क्या है, स्वर्ग की द्योतक होती है। आई थिंक अब आप इस चीज को भूलोगे नहीं, एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ। जापानीज पुष्प सज्जा में 3 प्रकार की टहनी होती है, ठीक है। एक कहाँ जाती है, एक सबसे ऊपर जो है स्वर्ग को जाती है, जो गार्ड को प्रदर्शित कर रही है। और एक टहनी है जो मनुष्य को द्योतक होती, मनुष्य को प्रदर्शित कर रही है, जिसे शो कहते हैं। और एक टहनी है जिसे हाइकी यानी पृथ्वी कहते हैं, ठीक है। अब आधुनिक या 20वीं शताब्दी की शैली क्या है, मॉडर्न और 20th सेंचुरी स्टाइल, ठीक है। इस शैली में सादे आधारी रंगों के ज्यामिति पात्रों का उपयोग किया जाता है। जो आपको ट्रिक बताया ना, हम ऐसे याद किए हैं। जो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर मुझे याद हो गया तो शायद आपको भी याद हो जाए। आप लोग 100-200 लोग पढ़ रहे हो, हम ये नहीं कह रहे कि मेरा ट्रिक सबको अच्छा लगता हो। कुछ लोग होंगे जो अपनी ट्रिक रखे होंगे, लेकिन हो सकता है 1-2 बच्चों को मेरी ट्रिक अच्छी लगी, उन्हें मेरे ट्रिक से याद हो जाए, उनका भला हो जाए। बस मैं इसलिए अपना ट्रिक बता देती हूँ। बाकी फालतू का ट्रिक बताने में भी शर्म लगता है, लेकिन फिर भी सोचते चलो शर्म ही क्या, लेकिन किसी के एक नंबर अगर सही हो जाए तो उसमें क्या मेरा जा रहा है। आप लोग बताइएगा सही है कि गलत है। इसमें पुष्प व्यवस्था खुली और शैली युक्त होती है। इस प्रकार की व्यवस्था में अस्पष्ट स्वरूप पर बल दिया जाता है। पुष्प सज्जा के नियम क्या है, मोरिवाना एक जापानी पुष्प शैली है। फूलों को अधिक समय तक ताजा बनाए रखने के लिए फूलदान के पानी में थोड़ा नमक डालकर रखा जाता है। रट के अनुसार पुष्प व्यवस्था को पुष्पों, अन्य पौधों, सामग्रियों और फूलदान के अनुरूपता युक्त संगठन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें स्वच्छ पोत एवं रंगों के मध्य अनुरूपता स्थापित की जाती है। स्थान का नियम, सरलता का नियम, पात्र फूल के माप का नियम, टहनी का नियम, टहनी आपस में उलझी हुई ना हो, टहनियां विभिन्न लंबाई की हों, त्रिभुज, विवेक का प्रयोग, सहायक उपकरणों का आदृश्य होना। पुष्प सज्जा करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या 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 आप ध्यान दोगे, फूलों को सदैव लंबी टहनी में काटना चाहिए।
फूलों में के टहनियों को हाथों से न तोड़ें, बल्कि तेज धार वाली चाकू या ब्लेड से काटें। हाथ से तोड़ने पे क्या होगा, वो बीच से क्या होगा, मुड़ जाता है। सूर्योदय से पूर्व अथवा सूर्यास्त के बाद फूलों की टहनियों को काटना नहीं चाहिए। ये कहते हैं ना, सूर्य ढल जाने के बाद क्या है, पेड़ की पत्ती तक नहीं तोड़ी जाती है। ठीक है। फूल तोड़ने के बाद ही इसे पानी से भरी बाल्टी में कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए रखना चाहिए। पानी में 1 बड़ा चम्मच नमक डालने से भी फूलों की आयु बढ़ जाती है। पुष्प सज्जा को अंतिम रूप वही दिया जाना चाहिए जहां इन्हें सजाकर रखना हो। यानी अगर जैसे भी उन्हें छोटा मोटा करना हो, पहले खरीद लो, पहले नहीं करना चाहिए, जहां सजाने लगो वहां करना चाहिए। अपहोल्स्ट्री का प्रयोग फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। फर्नीचर के इतिहास में बरोक शैली का काल 1550 से 1750 है। फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए पुटीन अथवा मोम का प्रयोग किया जाता है। पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में मेज या कुर्सियां आवश्यक हैं, यानी डाइनिंग टेबल। फर्नीचर क्या होते हैं? आंतरिक सज्जा में फर्नीचर केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। यानी फर्नीचर क्या बीच में रखा जाता है, ये कमरा है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, सेंटर टेबल हो गया, इधर सोफा हो गया, इधर सोफा हो गया, ये सब सोफा हो गए, ठीक है। इधर से एंट्री करने का है तो क्या होगा, सेंटर में रखा जा रहा है, यानी बीच में। फर्नीचर का महत्व न केवल आंतरिक सज्जा हेतु है, वरन प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी है। भाई सोफा है, चेयर रखा हुआ, आदमी जाके बैठ रहा, सो रहा है, बेड है, ऐसी सभी वस्तुओं को जिन्हें हम बैठने, सोने, पढ़ने, लिखने एवं संग्रह हेतु उपयोग में लाते हैं, उन्हें फर्नीचर कहा जाता है। संग्रह यानी वार्डरोब हो गया, अलमारी हो गई, ठीक है। पदार्थ के अनुसार फर्नीचर का वर्गीकरण, लकड़ी की भी फर्नीचर बनती है, बेंत का भी बनता है, धातु का भी, धातु यानी एल्यूमिनियम वगैरह का भी बनता है, प्लास्टिक का फर्नीचर बनता है, कांच का फर्नीचर बनता है। फर्नीचर की बनावट हेतु सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला फर्नीचर लकड़ी का है। लकड़ी के फर्नीचर को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। पीतल, स्टील और निर्मित लोहे से बने सभी का उपयोग विभिन्न प्रकार के फर्नीचर के पांव, फ्रेम या पट्टियां बनाने के लिए किया जाता है। आधुनिक समय की बेंत का फर्नीचर काफी प्रचलित है और काफी कॉस्टली भी आ रहा है। यह कई सुंदर डिजाइनों में बनाया जाता है। बेंत का फर्नीचर हल्का होता है। फर्नीचर व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अगर हम सही पोस्चर में बैठे हों तो हमें कार्य हमारी क्या है, जो कार्य हम 2 घंटे में करते हैं वो हम 2.5 घंटे तक कर सकते हैं। हमें थकान नहीं लगेगी। अगर हम सही पोस्चर में नहीं बैठे हों तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। जो फर्नीचर प्लास्टिक की चादरों से बनते हैं, लेमिनेट्स फर्नीचर कहलाते हैं। फर्नीचर की लकड़ी सूखी होनी चाहिए। कच्ची व गीली लकड़ी के फर्नीचर वर्षा में फूलकर चटक जाते हैं। दरवाजे ठीक प्रकार से बंद नहीं होते, नहीं दरवाजे चढ़ जाते हैं, फूल जाते हैं। सॉरी। शैली के आधार पर फर्नीचर, पारंपरिक शैली के फर्नीचर, इन्हें रीतिकालीन फर्नीचर भी कहा जाता है। यह सामान्यतः पुराने मकानों में या संग्रहालय में दिखाई देते हैं। सामान्यतः परंपरागत शैली के फर्नीचर बड़े लकड़ी के व नक्काशीदार होते हैं। देशी शैली के फर्नीचर यह सामान्यतः बड़े शहरों से दूर विकसित होते हैं। यह ग्रामीण शैली से प्रभावित होते हैं। यह सादे, आरामदायक, क्रियात्मक एवं मितव्ययितापूर्ण होते हैं। आधुनिक शैली के फर्नीचर कैसे होते हैं? यह आधुनिक पदार्थों, तकनीकी व परिसज्जा युक्त होते हैं। इसके अंतर्गत प्लास्टिक, फाइबर, कांच, स्टील, फोम के गद्देदार बेंत आदि आते हैं। बनावट के आधार पर फर्नीचर केस गुड्स, इसमें चेस्ट हो गया, डेस्क, टेबल, बुक केस और कुर्सियां सम्मिलित हैं। इसमें गद्देदार भाग नहीं है, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, यही पेज क्या है, लास्ट है। आप लोग 10 मिनट वाला वीडियो कैसा लग रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहा है ना कि मैम कैसा लग रहा है। गद्देदार फर्नीचर, सोफा और कुर्सी जो कि पूर्णतः या आंशिक रूप से गद्देदार होता है। प्रकाश, अब हम लोग पढ़ेंगे लाइट क्या है। लाइट भी क्या है, हम लोग कला के तत्व और कला के सिद्धांत में किसमें प्रकाश आता है? आप लोग कमेंट करिएगा तो, कि तत्व है कि सिद्धांत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कला के तत्व में आएगा कि सिद्धांत में आएगा। प्रकाश स्वयं एक अदृश्य पदार्थ है। प्रकाश क्या है? एक अदृश्य पदार्थ है, यानी प्रकाश क्या दिखता नहीं है। बस लाइट जलाओ तो घर में फैल जाता है, बट दिखता नहीं है। प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ते ही उसके प्रतिबिंब से ही हम देख सकते हैं। हम लोग कैसे देखते हैं? मान लो हम यहाँ पे अपनी बुक खोज रहे हैं, ठीक, यहाँ बुक रखी हुई है, अंधेरे में हमें नहीं दिखा,
यहाँ बल्ब लगा हुआ है, स्विच हम ऑन किए और तुरंत बुक क्या हुआ हमें दिख गया। तो क्या होता है, पहले बुक पे लाइट पड़ी, फिर ये लाइट मेरी आंखों पे गई, फिर मैं उसे देख पाई। डायरेक्ट ये नहीं कि बुक पे गया और मैंने देख लिया, ऐसे चीजें देखी जाती हैं। यह एक तरह का की ऊर्जा है जो हमें दृष्टि देती है और तब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। किसी वस्तु पर जो प्रकाश परावर्तित होता है उसको ग्रहण कर प्रायः आंख उस वस्तु को देख पाती है। प्रकाश के स्रोत क्या है? जलने का प्रकाश, प्रकाश उत्पन्न करने की यह प्राचीनतम विधि है। अग्नि, तेल के लैंप, मोमबत्ती और गैस के लैंप कुल उदाहरण हैं जो कि जलने के साथ प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इससे उत्पन्न प्रकाश पीले नारंगी रंग का है और रंग का होता है। प्रकाश जीवन के अतिरिक्त ज्ञान एवं ऊर्जा का भी प्रतीक है। मेरे लोगों पे आप लोग देखे हो क्या है? आप लोग बताइएगा तो, अगर देखे होंगे तो। इस तरीके का एक बल्ब बना हुआ है जिसमें 1 डे एग्जाम क्लियर क्लासेस लिखा हुआ, बुक बना हुआ है। वो क्या है? आपके जीवन का प्रतीक है। मेरे चैनल का लोगो क्या है? आपके जीवन में इस तरीके से उजाला आ जाए, यही मेरे चैनल का उद्देश्य है। ठीक है, आप लोग देखिएगा कभी लोगो ध्यान से। प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत तो सूर्य होता है। जब प्रकाश दीवार से परावर्तित होकर आता है तो उसे अप्रत्यक्ष प्रकाश कहते हैं, यानी इनडायरेक्ट लाइट। फ्लोरेसेंट ट्यूब सुंदरता, मितव्ययिता के अतिरिक्त आंखों को राहत भी देते हैं। गहरे रंग बहुत से प्रकाश को शोषित कर लेते हैं। ताप दीप्ति या बल्ब द्वारा प्रकाश क्या है? जब पदार्थ को ताप दीप्ति होने पर गर्म किया जाता है तो वह प्रकाश देने लगता है। विद्युत डिस्चार्ज स्रोत क्या है? विद्युत डिस्चार्ज लैंप में गैस या वाष्प के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश के प्रकार कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष प्रकाश है, अप्रत्यक्ष प्रकाश है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों प्रकाश हैं। फिर आंशिक प्रत्यक्ष प्रकाश है और आंशिक अप्रत्यक्ष प्रकार है। अब इनके बारे में आप लोग देख लो क्या क्या है। प्रत्यक्ष प्रकाश हल्के और गहरे के बीच सबसे तीखा विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है। चूंकि इसमें प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के ऊपर चमकता है, अतः यह तीव्र चकाचौंध उत्पन्न करता है। अप्रत्यक्ष प्रकाश ऐसे प्रकाश स्रोत से उत्पन्न किया जाता है जो छुपा हुआ होता है। प्रकाश की दिशा छत की ओर, मेहराब यानी कोर की ओर या अन्य किसी सतह पर होती है जहां से परावर्तित होकर कमरे की ओर लौटती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकाश दोनों मिलकर सभी दिशाओं में एक समान विपरीत होते हैं। आंशिक प्रत्यक्ष व्यवस्थापक के 60% प्रकाश पर प्रत्यक्ष रूप से आता है और बची हुई मात्रा यानी 40% बच रहा है ऊपर की दिशा में जाती है। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग, यही पेज आप लोग का लास्ट चल रहा है। इसके बाद से आप लोग का होम मैनेजमेंट इस बुक के हिसाब से खत्म हो चुका है। फिर अब मैं क्या करूंगी, क्वेश्चन लेकर के आऊंगी या सोच रही हूँ सीडीपी शुरू करवा दूं, चाइल्ड डेवलपमेंट। आप लोग जैसा होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को सीडी पढ़ना है कि इसका एमसीक्यू जो वन लाइनर है वो पढ़ना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जिस हिसाब से, उस हिसाब से मेरा अगला कदम होगा। आंशिक अप्रत्यक्ष प्रकाश में 60 से 90% प्रकाश छत और ऊपरी दीवारों की दिशा में जाता है, जिसमें छत का उपयोग मुख्य परावर्तित सतह के रूप में किया जाता है। बचा हुआ 40% से 10% भाग कार्य स्थान की ओर जाता है। संवातन क्या है? वेंटिलेशन क्या होता है? बंद जगह अथवा दीवारों से घिरे स्थानों में प्राकृतिक अथवा कृत्रिम साधनों द्वारा शुद्ध एवं ताजा वायु का संचालन तथा इन स्थानों से अशुद्ध वायु का निष्कासन संवाहन यानी वेंटिलेशन कहलाता है। सामान्य रूप से ऑक्सीजन युक्त स्वच्छ ताजा वायु को शुद्ध वायु तथा श्वसन एवं दहन से उत्पन्न अधिक मात्रा में कार्बन पर डाइऑक्साइड युक्त वायु को अशुद्ध वायु कहते हैं। यानी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यानी CO2 अशुद्ध गैस है और O2 क्या है? शुद्ध गैस है। संवातन का सिद्धांत क्या है? जब हम निःश्वसन क्रिया में श्वास अंदर लेते हैं तो वह वातावरण से अंदर खींची गई वायु शुद्ध और ठंडी होती है, परंतु जब हम उच्च श्वसन क्रिया में सांस बाहर फेंकते हैं और वायु अशुद्ध नम एवं गर्म होती है। ठीक है, वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है तथा हल्की होने के कारण ऊपर को उठती है और फिर तुरंत क्या होता है, नीचे उसकी जो हवा की जगह होती है तुरंत ठंडी हवा घेर लेती है। आप लोग पढ़े होंगे जब छोटे रहे होंगे साइंस में। यदि रोशनदान अथवा चिमनी होते हैं
तो यह अशुद्ध वायु उनसे होकर बाहर निकल जाती है और इसके द्वारा खाली हुए स्थान को ग्रहण करने के लिए बाहर की ताजा शुद्ध एवं ठंडी वायु क्या है कमरे के अंदर प्रवेश कर जाती है। प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत संवहन धाराएं आती हैं। शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन संवातन कहलाता है, यानी वेंटिलेशन कहलाता है। बैठक और पढ़ने के कमरे में 100 वाट का बल्ब लगाना चाहिए, यानी 100 वाट का बल्ब होना चाहिए। ताप दीप्ति बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होता है। संवातन के साधन क्या क्या है? नेचुरल वेंटिलेशन और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, यानी प्राकृतिक संवातन और कृत्रिम संवातन। तो नेचुरल में क्या क्या आएगा? खिड़कियां एवं दरवाजे नेचुरल हैं, रोशनदान नेचुरल है, चिमनी क्या है? नेचुरल है। कृत्रिम क्या है? वैक्यूम सिस्टम क्या है? निर्वातन पद्धति, ये कृत्रिम है। प्लीनम पद्धति, ये भी कृत्रिम है। मिश्रित पद्धति, ये भी क्या है? कृत्रिम है। वातानुकूलन यानी एयर कंडीशनिंग संवातन की यह नवीनतम पद्धति है। इसमें बाहर से आई हुई शुद्ध वायु को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इससे वायु से उचित तापमान, वांछित स्वच्छता तथा उपयुक्त आर्द्रता उत्पन्न की जाती है। आप लोग ये देख लो, ये क्या है? ये आप लोग का 10 मिनट का टेस्ट सीरीज है जो क्या है 2 दिन बाद अपलोड होगा। ठीक है, अभी क्या है अपलोड होने के लिए आप लोगों के पास वार्निंग टेस्ट है, आप लोग जा करके देखिए और देखिए इसका आप लोग रिस्पॉन्स जैसा देंगे उसी तरीके से कंटिन्यू होगा। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को मेरे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आप लोग को टीजीटी पीजीटी का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको मेरे चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा और जुड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।